झुण बरखा के झड़ी माँ। पहाड़ की संस्कृति और पीड़ा को गीतों की माला में पिरोकर जिस शख्स ने लोगों के आगे पेश किया, वो हुनरमंद आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके गीतों को बड़ी दीवानगी के साथ उत्तराखंड वासी सुनता है। देश विदेशों तक जिनकी गीतों की धूम है। वो गायक जिसने गीत गाया तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए मचल पड़ा। वो गीतकार जिसने गीत लिखा तो सरकारें हिल उठी। वो संगीतकार जिसने गीत बनाया तो परदेश गया युवा अपने गांव को याद करने लगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। इनके गीतों ने लोगों के दिलों पर राज किया है और ये खुद उत्तराखंड में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सुर सम्राट लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। आज कुछ किस्से होंगे नेगी जी के बचपन के, कुछ जवानी के और कुछ वो मुद्दे होंगे जो नेगी जी ने अपने गीतों के जरिए उठाए हैं। नेगी जी, किस्सा शुरुआत मैं बचपन से करता हूँ। बचपन में एक किस्सा आपका बहुत फेमस है कि आप लैंसडाउन गए थे और आपकी माताजी ने आपको, आप पढ़ाई के सिलसिले में गए थे, आपकी माताजी ने आपको वहाँ से वापस बुला लिया था और वो भी उनको एक डर था, वो डर था बाघ का। तो वो क्या किस्सा रहा है, क्योंकि वो बहुत चर्चित किस्सा है। कि ऋण झुण बरखा के झड़ी माँ। पहाड़ की संस्कृति और पीड़ा को गीतों की माला में पिरोकर जिस शख्स ने लोगों के आगे पेश किया, वो हुनरमंद आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके गीतों को बड़ी दीवानगी के साथ उत्तराखंड वासी सुनता है। देश विदेशों तक जिनकी गीतों की धूम है। वो गायक जिसने गीत गाया तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए मचल पड़ा। वो गीतकार जिसने गीत लिखा तो सरकारें हिल उठी। वो संगीतकार जिसने गीत बनाया तो परदेश गया युवा अपने गांव को याद करने लगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। इनके गीतों ने लोगों के दिलों पर राज किया है और ये खुद उत्तराखंड में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सुर सम्राट लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। आज कुछ किस्से होंगे नेगी जी के बचपन के, कुछ जवानी के और कुछ वो मुद्दे होंगे जो नेगी जी ने अपने गीतों के जरिए उठाए हैं। नेगी जी, किस्सा शुरुआत मैं बचपन से करता हूँ। बचपन में एक किस्सा आपका बहुत फेमस है कि आप लैंसडाउन गए थे और आपकी माताजी ने आपको, आप पढ़ाई के सिलसिले में गए थे, आपकी माताजी ने आपको वहाँ से वापस बुला लिया था और वो भी उनको एक डर था, वो डर था बाघ का। तो वो क्या किस्सा रहा है, क्योंकि वो बहुत चर्चित किस्सा है। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है। तब मैं बहुत छोटा था और कक्षा 5 में गया था लैंसडाउन। वहाँ वार मेमोरियल एक स्कूल है फौजी भाइयों के बच्चों के लिए। मेरे पिताजी फ़ौज में थे, रिटायर, तो उन्होंने मुझे वहाँ डाल दिया हॉस्टल में। और हॉस्टल में उस दौरान 1 साल बाद एक मैनीटर का आतंक हुआ लैंसडाउन में और उसने बहुत सारे हमले किए। जो फौजी एरिया है लैंसडाउन का, कंटोनमेंट बोर्ड, तो वहाँ पर सैनिकों पर, संतरियों पर और भी सिविलियन लोगों पे उसके हमले हुए और एक दहशत लैंसडाउन में उस ज़माने में काफ़ी फैल गई थी। समाचार पत्रों का ज़माना था, तब ये सोशल मीडिया तो था नहीं। तो ये खबर धीरे धीरे करके, उसके हमलों की खबर जब पौड़ी भी पहुंची अखबारों के माध्यम से, तो मेरी माँ ने फिर मेरे पिताजी से कहा कि भाई इसको वापस लाओ। तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं मानी, तो आखिर मजबूर हो गए, उन्हें मुझे वापस लाना पड़ा। और बाद में मैंने काफ़ी साल बाद मैंने वो उस बाग का पर एक गीत सुना। रेलवे स्टेशन कोटद्वार में, मैं दिल्ली जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन कोटद्वार में एक ब्लाइंड थे, मैं नाम तो उनका भूल गया हूँ, तो वो रेलवे स्टेशन में ढपली लेके गाना गाते थे। तो उन्होंने फिर वो बाघ का किस्सा सुनाया और उसमें फिर फौजियों का भी जिक्र भी उसने किया। तो
अब वो गीत आज जो है इतना फेमस हो गया कि किसी ने उस गीत को आज गाया तो वो काफ़ी व्यूअर्स उसको मिले, काफ़ी लोगों ने उस गीत को सुना। तो ये किस्सा है उसका। नेगी जी की माता जी ने उन्हें वापस बुला दिया, क्योंकि माँ का प्राण होता ही ऐसा है। नेगी जी, जन्म स्थान आपका पौड़ी है। पौड़ी में एक काफ़ी फेमस मंदिर है कंडोलिया देवता। तो किस्सा ये भी है कि बचपन में आप अपने साथियों के साथ, एक चंचल जो बच्चा होता है, अपने साथियों के साथ आप उस मंदिर से पैसे उठाया करते थे। तो वो क्या किस्सा रहा है? बहुत रोचक किस्सा वो है। हाँ, बहुत छोटे थे वो, छोटे उस समय तो हमारे एक दो मंदिर हैं। एक ऊपर जंगल में है कंडोलिया में, कंडोलिया देवता ये बोलते हैं उनको, और एक मंदिर नीचे है हमारे गांव से के पास। तो वहाँ जब हम स्कूल से आते थे, भूख लगती थी, तो फिर हम उस मंदिर में छुप जाते थे किनारे किनारे, और जब भी कोई उसमें पैसे डालता था तो हम 3-4 लड़के थे गांव के ही हमारे, तो हम वो पैसे उठा के वहाँ पे ये पकौड़ी उकौड़ी खा लेते थे। तो वो ज़माना था। बाद में हमने सोचा भाई भगवान को पैसों की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हमको है ना, भूख की वजह से। तो हम वो पैसे उठा के बाज़ार में कुछ खरीद लेते थे, खा लेते थे उसमें। बाद में मैंने फिर जब ये कैसेट का ज़माना आया तो मैंने फिर कंडोलिया देवता मंदिर पर थोड़ा काम किया, ढूंढा कि ये कहाँ से आए। तो पता लगा ये गोरिल देवता हैं जो कुमाऊं में हैं, जिनका काफ़ी वहाँ पर कुमाऊं में बहुत ज़्यादा प्रचार है, प्रचलन है। तो कोई वहाँ से कुमाऊं से बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले लेके आया उसे, वो कंडोलिया देवता को। उसका नाम ही कंडोलिया पड़ गया क्योंकि वो कंडोलिया मंदिर में। तो उसके बाद उस कैसेट को हमने फिर मार्केट जब वो हुआ तो उस कैसेट से मैंने फिर पौड़ी के अपने कुछ साथियों को भी जोड़ा, एक टीम बनाया, और उसके बाद वो गीत उस पर कंडोलिया देवता पे मैंने गीत गाए, गीत बनाए, और उन साथियों की भी मदद ली। और उन गीतों से जो मुझे मिला, 51,000 का एक चेक मिला मुझे कंपनी की तरफ से। तो वो चेक फिर मैंने मंदिर समिति को भेंट कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने जो भी पैसे बचपन में इसमें उठाए हैं वो ब्याज समेत वापस कर रहा हूँ। देखिए, ये बड़प्पन है नेगी जी का कि उन्होंने 51,000 रुपए का चेक मंदिर समिति को दान कर दिया, क्योंकि इंटर फाइनल था मेरा, और शायद ये 68 की बात है। मैं मैसमोर इंटर कॉलेज में पढ़ता था पौड़ी में। और हुआ ऐसा कि 69 में ये जो आज की बीजेपी है, ये जनसंघ हुआ करती थी। तो जनसंघ के लोगों ने उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा, और अंग्रेज़ी का विरोध शुरू हुआ उनके इस आंदोलन में। तो वो आंदोलन पौड़ी भी पहुंचा, और उस आंदोलन में वो हमारे स्कूल में भी आए, हमारे कॉलेज में आए। वहाँ पर उन्होंने घंटी उंटी बजाई उनके कार्यकर्ताओं ने, और सारा स्कूल की छुट्टी कर दी। और उसके बाद हम लोगों के हाथों में ये काला रंग और ब्रश पकड़ाया, और हमको कहा कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी के बोर्ड मिलते हों उनको पोत डालो इससे, है ना। तो वो हिंदी के समर्थन में थे वो लोग। तो यही चल रहा था क्रम, और सारे सड़क पे अंग्रेज़ी का विरोध और हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था। तो बाद में वो आंदोलन पौड़ी से होके हमारे यहाँ एक नीचे एक बाज़ार है, वहाँ पर टिंचरी की दुकान हुआ करती थी, टिंचरी शराब की दुकान। तो लोगों ने फिर अपना क्रोध, गुस्सा उस दुकान पे निकालते थे, पत्थर फेंकते थे, आगजनी करते थे। यही हुआ, कुछ उदंड लड़कों ने जो है वहाँ पत्थर फेंके, फिर आगजनी की, और इस बीच पुलिस आ गई, और पुलिस फिर पकड़ के ले गए। फिर 65 दिन तक मैं बिजनौर जेल में रहा अपने 20 साथियों के साथ। तो वो भी बड़ा कष्टप्रद था, लेकिन
एक आंदोलन था, वो आंदोलन में हम भी लपेटे में आ गए। तो उसमें शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि नेगी जी 65 दिन यानी करीब 2 महीने से ज्यादा जेल में भी रहे। वो जवानी के उन्हीं के उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि तुम रेडियो में गाओ। तो उसके बाद फिर मैंने गीत यात्रा को आगे बढ़ाया। लोगों का रिस्पांस जाना, समझा, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो उससे मेरा हौसला बढ़ा कि ये काम करना चाहिए, और मैं लगातार तब से, और आज मैं 74 में हूँ। और अब हाँ, अब भी है, वो एनर्जी तो नहीं है, लेकिन हूँ मैं भागा नहीं हूँ। मैं अभी भी लाइन में हूँ, थोड़ा सा रफ्तार धीमी हो गई। तो ये युवा गायकों के लिए है कि अभी भी नेगी जी उसी अंदाज में, भले ही थोड़ी रफ्तार धीमी है लेकिन अंदाज वही पुराना है। नेगी जी, आपने 1974 में गीत गाया, लेकिन आप कहते हैं कि बचपन में आप गीत गाते नहीं थे, सुनते थे, गाते नहीं थे। शर्मिला भी थोड़ा स्वभाव था आपका। भले ही आज के दौर में नेगी जी मंच में खड़े होकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन नेगी जी बचपन में काफ़ी शर्मिले थे। नेगी जी, आपने पहली बार गीत गुनगुनाना शुरू कब किया? मतलब एक प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, अभ्यास शुरू कब किया? कब से? मतलब स्कूली दिनों में तो आप बिल्कुल गाते नहीं थे। नहीं जी, तो कब अभ्यास शुरू कब हुआ? नौकरी लगने के बाद सन 71 में, 71-72 में मैं जब सर्विस में आ गया था, तब जाके हम लोग कुछ पौड़ी में जो कुछ संगीत प्रेमी लोग थे, जैसे हमारे भाई साहब अब तो रहे नहीं, बीरेन्द्र कश्यप जी, वो, और इंद्र प्रसाद बहुगुणा जी, और ये राजेंद्र बिष्ट जी, और तमाम लोग जो हमारे गुरु भी हैं, भाई भी हैं, अब वो भी नहीं रहे, अजीत सिंह नेगी जी, और एक और थे सुखदेव सिंह रावत जी, वो भी ब्लाइंड थे, दोनों टीचर थे म्यूज़िक के। इन लोगों की संगत में मैं रहा, इन लोगों की संगत में उठते बैठते थे, तो उन्हीं के साथ गाते गुनगुनाते थे। पहले हम लोग हिंदी के गाने गाते थे, और मैं चूँकि तबले का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं तबला बजाता था इन लोगों के साथ बैठ के। फिर बाद में काफ़ी समय बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और अपनी दिशा बदलनी चाहिए इसमें, तो फिर मैं लोक संगीत के क्षेत्र में आ गया। और फिर लोक संगीत के क्षेत्र में पहली रचना जैसे मैंने बताया आपको, वो यही था, सैराबश के आलबोणमा। तो नेगी जी, आपने बताया कि आपको तबला बजाने का शौक था। सुना तो ये भी है कि तबले पे चादर डालकर आप तबला बजाना सीखते थे, तो वो क्या किस्सा है? हाँ, मैं ग्रेजुएशन के लिए रामपुर गया अपने तैरे भाई अजीत सिंह नेगी जी के साथ, वो अब रहे नहीं। तो वो रामपुर में टीचर थे, वहाँ पर म्यूज़िक सिखाते थे। तो उन्होंने ही कहा मुझे कि यार तो ये पढ़ाई के साथ साथ कुछ ये तबला में प्रैक्टिस कर। तो मैं तबला बजाने लग गया। लेकिन हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो एक कोठा टाइप का था, घिरा हुआ चारों तरफ घरों से। तो वहाँ पे अब दिन में कॉलेज जाते थे, तो रात को जो समय था वह उसी में मैं तबले की प्रैक्टिस करता था। और तबला लोगों को डिस्टर्ब ना करे, लोग फिर उसमें शिकायत ना करें, क्योंकि उनके गीत आज भी जब आते हैं तो लोग बड़ी दीवानगी के साथ उन्हें सुनते हैं। नेगी जी, जब आपने गीत गाना शुरू किया तो हिंदी बेल्ट में उस समय मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जैसे गायक थे, तो उनमें से आपको किसके गीत सुनना ज़्यादा पसंद था हिंदी गानों में अगर बात करें तो? नहीं, ये तीनों गायक बढ़िया थे। रफ़ी की रेंज तो बहुत ज़बरदस्त रेंज थी, वो तो आज तक कभी सुनाई नहीं दिया। लेकिन हर एक की अपनी खासियत है, चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो किशोर कुमार हों, या कोई तलत महमूद के भी लोग दीवाने थे। लेकिन हमने उससे पहले का म्यूज़िक भी सुना हुआ है, के.एल. सहगल का। वो एक शैली थी के.एल. सहगल की गाने की, और वो उस ज़माने में लोग उनके बड़े दीवाने हुआ करते थे। जो हम पढ़ते थे फिल्मों के बारे में, फिल्मी गीतों के बारे में, यहाँ तक कि मुकेश जब गाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनसे यही कहा गया कि अगर
केएल सहगल की तरह गा सकते हो तो ही आपको मौका दिया जाएगा। सरकारी नौकरी के पीछे एक कलाकार की जीत हुई, क्योंकि आपने अपनी कला को वहाँ पे महत्व दिया और उस गीत को रिलीज करने के लिए आपने त्यागपत्र दिया। तो कितना बड़ा हौसला ये चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि सरकारी नौकरी को इतना बड़ा माना जाता है कि उसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, और आपने उसी नौकरी को छोड़ दिया महज एक गीत के लिए। तो कितना बड़ा उसको आप मानते हैं अपने जीवन में उस कदम को? नहीं, बड़ा तो क्या है, लेकिन ये है कि और मेरे और गीतों की तरह वो गीत भी एक था। क्योंकि अब उत्तराखंड राज्य बन चुका था, बड़े संघर्षों के बाद, बड़ी बलिदान सेक्रीफाइस के बाद वो राज्य हमको मिला। और उस राज्य आंदोलन के लिए भी मैंने एक पूरा कैसेट बनाया और उसमें आंदोलनों के गीत मैंने लिखे, गाए। वो भी समय था। उसके बाद जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी, उससे पहले बीजेपी की थी, उसके बाद कांग्रेस की आई, तो उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया जो बहुत सीनियर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति थे। तो बड़ी उम्मीदें थी सभी लोगों को कि अब इस राज्य का जो बीजेपी नहीं कर पाई वो अब ये लोग करेंगे, क्योंकि इसमें बड़े अनुभवी मुख्यमंत्री। लेकिन उसके बाद उनकी जो चर्चाएं आई अखबारों के माध्यम से और जो देखने सुनने को मिला, क्योंकि अब हमारी राजधानी हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर से बाहर आ रही थी, बाहर से अंदर आ रही थी, सारी घटनाएं। और मेरा इच्छा भी नहीं थी, कभी भी नहीं, कि नौकरी छोड़ने के बाद भी नहीं मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊं, क्योंकि राजनीति को मैं बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा था। मैंने देखा, समझा और मुझे लगा कि इसमें मेरे जैसा आदमी तो बिल्कुल फिट नहीं हो सकता है और मुझे वापस आना पड़ेगा ऐसी हालत में। वैसे प्रयास बहुत हुए, बीजेपी के लोगों ने भी मुझे टिकट देने के ऑफ़र किए, कांग्रेस के अलावा सभी दलों ने, छोटे छोटे दलों ने भी किया। समाजवादी पार्टी हुआ, आपका ये हुआ, मायावती की पार्टी हुआ, ये लोग आए भी मेरे पास कि अब आप सर्विस में नहीं हैं, आप। मैंने कहा मैं यूकेडी के लोग भी थे, यहाँ तक कि आपका आप पार्टी के लोग भी दिल्ली में मुझे उन लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया कि आप उत्तराखंड में जो है हमारी पार्टी को सपोर्ट करिए, हमारी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी से लड़िए वगैरह। तो मैंने यही कहा कि भाई मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और न ही राजनीतिक व्यक्ति होना चाहता हूँ। मैं जितना हूँ, जहाँ तक हूँ, वहीं काफ़ी है मेरे लिए। आप नेगी जी, उत्तराखंड की वो विरासत है जिसे हर कोई संजो के रखना चाहता है। आपका नाम सुन के ही हर किसी के जहन में उत्तराखंड की तस्वीर आने लगती है, गीत बजने लगते हैं। एक किस्सा और है कि आप पारिवारिक कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं गाते, तो इसका क्या कारण है? चाहे आपको कोई कितनी भी फीस दे, आप उस कार्यक्रम में गाना नहीं, सम्मिलित आप हो जाएंगे, लेकिन आपका है कि मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो वो क्या किस्सा है? नहीं, मैं मानता हूँ कि पारिवारिक कार्यक्रमों के गाने वाले लोग हैं, तो उन्हें वहाँ गाने दिया जाए और मैं जो हूँ मंचों में, सार्वजनिक मंचों में, सांस्कृतिक मंचों में आम लोगों के लिए गाना गाऊँ, किसी एक परिवार के लिए नहीं। और ये मैं बहुत पहले एक घटना हुई थी, तब मैं रेडियो में गाता और मैंने कहीं कहा भी है ये बात। तो वहाँ पे एक गांव में जा रहा था मैं किसी रिश्तेदार की शादी में, तो एक चाय की दुकान में कुछ ये बादी बदेन जो बोलते हैं हम, बेड़ा बेड़नी, ये लोग भी आए और वो चाय बनाने वाले ने कहा भाई कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा उसी शादी में वो भी जा रहा था। तो उसने कहा कि दुकानदार ने कहा कि भाई तू वहाँ जा रहा है, वहाँ तो नेगी जी भी आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह नेगी। तो फिर वो अपनी वाइफ की तरफ देखने लगे, फिर कहने लगे कि भैया अब वो आ रहा है तो अब वही लाएगा बटोर के, हमने क्या करना है वहाँ जाके। वो बात उसकी मुझे बहुत छुई और मैंने कहा यार, वास्तव में इनका शादी ब्याह में इन लोगों का हक बनता है, गाने बजाने का थोड़ा इनका वो होता है।
और हम लोगों को वहाँ दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए कि कहीं अब हमारे खिलाफ गीत ना आ जाए। तो अभी मौजूदा सरकार जो है, इसमें पेपर लीक के कई मामले आ गए हैं, विधानसभा भर्ती के कई मामले आ गए हैं, इस सरकार से पहले भी। तो क्या कुछ राजनीतिक प्याले में फिर से हलचल होने वाली है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने चुनाव में या इन पे नेताओं पे लिखने का ठेका नहीं लिया है। जब मेरा मन था मैंने लिख दिया, और किसी एक दल की सरकार के लिए नहीं किया, सभी का किया, जो भी सरकार यहाँ बनी वो मैंने किया। लेकिन मुझसे ये अपेक्षा करना कि मैं हर मुख्यमंत्री के उसमें करूं। और एक ज़माना था जब कैसेट कंपनियां इस पे पैसा लगाती थी, है ना। आज मैं पैसे आज एक गीत को गाने और उसको फिल्माने में लगभग 3 लाख रुपए लग जाता है। तो अब इनके लिए मैं 3 लाख पहले खर्च करूं, है ना, कहाँ से करूं? सही बात है ना। वैसे तो स्पॉन्सर बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मैं वो स्पॉन्सर के कभी ये पार्टी के कहने पे नहीं गीत लिखता हूँ। मैं अपनी आत्मा जो मुझे महसूस होता है उस पर मैं गीत लिखता हूँ, और मैं किसी बाहर के व्यक्ति के कहने पर कभी गीत नहीं लिखता। या लोग मुद्दों पे जब आप लिखते हैं, जैसे बेरोजगारी पे आपने माफ कीजिए, महंगाई पे आपने लिखा था कि कन के ठेलन अब भारी गरी वेगी जिंदगी। एक गीत और था, अभी बनाई 100 को नोट अब वे गया इस सुट। ऐसे ही कई गीत हैं जो आपने लोक हितों के लिए लिखे हैं। लेकिन अब गीत प्यार प्रेम के ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन वो कसक रह जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या कमी है इन नए गायकों में, मतलब लिखने की? ये विजय बाबू, ये जो गीत है ना, वो उन गीतों में आज जो नई पीढ़ी आई है गाने के लिए, वो कंठ की तो धनी है, कंठ उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं। कमी मुझे जो महसूस होती है, जैसे आपने कहा कि उनका कंटेंट जो है वो पावरफुल नहीं है, न वो लोक में घुस के गीत लिखते हैं। वो उसमें मुझे लगता है कि ये हिंदी के ही गीतों का कहीं ट्रांसलेशन इन लोगों ने कर दिया है और उसी को गा रहे हैं, या फिर पुराने गीतों में छेड़छाड़ करके उसको गा रहे हैं। तो ये बच्चों के अंदर, नए बच्चों के अंदर एक तो आत्मविश्वास की कमी है मुझे लगती है, क्योंकि उनको लगता है अगर हम लिखेंगे गाएंगे तो शायद वो चलेगा नहीं। तो ये तो इस लाइन की, इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में गुजरना ही पड़ता है हम सबको, हम सब कलाकारों को। मापदंड बना दिया है व्यूअर्स का कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स हैं उसका गीत उतना अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स बढ़ने से गीत की उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गीत का जो कंटेंट है वो ही बढ़िया होना चाहिए, उसी पे मेहनत होनी चाहिए। और आजकल ये बच्चे भी मैंने देखा है कि एक तो अध्ययन नहीं करते हैं, वो नहीं जानते कि 18वीं सदी में, 19वीं सदी में किस किस ने गीत लिखे हैं हमारे पहाड़ के, कौन कौन लोग थे, कैसे उन्होंने गीत लिखे, कैसी रचनाएं की 100 साल पहले, है ना, 80 साल पहले, 90 साल पहले, 200 साल पहले। तो इन्हें अध्ययन करना चाहिए अपने लोक साहित्य का। लोक साहित्य का अध्ययन करेंगे, उन रचनाओं को पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इनके लिए कोई ऐसा बेहतरीन रास्ता निकलेगा गीतों के लिए कि लोक से जुड़ के कैसे गीत लिखा जाना चाहिए। तो वो कमी है इन बच्चों में। अब वो धीरे धीरे ही जब मेरी तरह बाल सफ़ेद होंगे शायद लिखने लग जाएंगे। लेकिन जब आपके बाल काले थे तब से ही आप उन ऐसे गीत लिख रहे हैं कि वो आज तक लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। फिल्मी गीत भी आपने गाए हैं और कैसेट्स में भी आपने काफ़ी गाया है। अब खुद आपका यूट्यूब चैनल है। आजकल के युवा गायकों में आपका पसंदीदा गायक कौन है? आजकल के गायकों में सभी अच्छे हैं, उसमें कोई एक नहीं। मैंने कहा कि सभी के कंठ बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं और कंठ के धनी हैं सभी लोग। लेकिन अब उसमें किसी एक को का नाम लो और बाकी लोग भी इसी लाइन में हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो सभी लोग अच्छे हैं। मैंने बात वो आपको बता दी कि सभी लोग, जैसे मैंने बताया मैं किस किस्म गीत लिख रहा हूँ, उसमें वो ये बच्चे कभी लिखेंगे नहीं। जैसे चंद्र सिंह गढ़वाली पे मैं गीत गा रहा हूँ, वो कॉमर्शियल नहीं हैं वो गाने,
तो ये है क्या नाम इसका, अभी गढ़वाल सभा ने, दिल्ली की गढ़वाल सभा को 100 साल हो गए हैं, उसमें मैं गीत लिख रहा हूँ। वो मैं अपनी उससे लिख रहा हूँ, अपने उसमें ना, उसमें कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है। तो इस किस्म के गीत अब ये बच्चे तो नहीं लिखेंगे, ये तो कंपनियों के लिए लिखेंगे या किसी अपने उसके लिए लिखेंगे। तो अब इस किस्म के ही गीत हैं, कभी कोई अगर आ गई दिमाग में तो लिख देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। निकी जी थोड़ा सा अगर गुनगुनाएंगे, थोड़ा सा आप। भाई मैं तो गीत कहाँ दिमाग में रहते हैं, वो तो फिर आगे की उसमें लग जाते हैं। थोड़ा सा अगर याद हो कोई लाइन इसमें। फ्योली बोलू के बुरास बोलू, फूल फ्योली बोलू के बुरास बोलू, बोल तुई बोल अब तुए को क्या बोलो, क्या जी बोलू, फूल फ्योली बोलू के बुरास बोलू, फूल फ्योली बोलू के बुरास बोलू। बहुत बहुत शुक्रिया निकी जी। और इस इंटरव्यू